नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है और आप एग्ज़ाम नीति का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो मैंने करंट अफेयर्स बंद कर रखी है कुछ टाइम से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टॉपिक डिस्कस किए जाएं जो कि हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये आपको न्यूज़ चैनल में सुनने को या देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम दो टॉपिक कवर करेंगे। पहला जो टॉपिक है हमारा वो है सरकार जो है जो आपका मानसून सत्र है संसद का, वो शुरू होने वाला है 14 सितंबर से। और सरकार ने मानसून सत्र को लेकर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुना है। उस फैसले के बारे में चर्चा करेंगे और साथ में निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात करेंगे। जो आप सुनते होंगे कि सरकार ने ये कंपनी बेच दी, वो कंपनी बेच दी। तो क्यों सरकार बेचती है? और एक टर्म होता है, एक होता है निजीकरण और दूसरा होता है विनिवेश। दोनों अलग अलग टर्म हैं, ठीक है। इन दोनों में क्या अंतर होता है मैं आपको ये भी बताऊंगा इससे पहले क्या इस तरीके की चीज़ें होती थी। फ़ायदे बताऊंगा प्राइवेटाइजेशन के, निजीकरण के। नुकसान क्या हो सकते हैं ये भी बताऊंगा। और लास्ट में हम पूरे वीडियो का एक निष्कर्ष निकालेंगे ताकि आप समझ पाएंगे जो ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनसे आपके जीवन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं मानसून सत्र से। 14 सितंबर से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। ये मानसून सत्र चलेगा 1 अक्टूबर तक। और मानसून सत्र को लेकर सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। फैसला ये है कि इस बार जो मानसून सत्र होगा उसमें प्रश्नकाल को समाप्त कर दिया गया है। प्रश्नकाल वो अवधि होती है, वो समय होता है जिसके दौरान जो विपक्ष के जो नेता रहते हैं वो सरकार से सवाल पूछते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से अगर आप देखोगे तो सीधे तौर पे आप यहाँ पर देख रहे हो कि प्रश्नकाल समाप्त करने का मतलब ये है कि सरकार से कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता है। जबकि ये वक्त ऐसा है कि जब सरकार से सवाल पूछे जाने ज़रूरी हैं। ये ना सिर्फ सरकार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए फ़ायदेमंद होगा। जैसे कि अगर कोविड-19 की वजह से अर्थव्यवस्था अगर गड़बड़ाई है सरकार की नज़र में, तो क्या उसको सुधारने के लिए काम किए जा सकते हैं। लोगों के रोज़गार जो है बेरोज़गार लोग हो गए हैं, तो उसमें क्या किया जा सकता है। और इसके अलावा और भी कई प्रश्न विपक्ष के द्वारा पूछे जा सकते थे, लेकिन अब नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि प्रश्नकाल को जो है समाप्त कर दिया। तो इस बार का जो मानसून सत्र है उसमें प्रश्नकाल नहीं होगा, क्वेश्चन आवर्स नहीं होंगे। तो विपक्ष जो है सरकार से आप कोई भी सवाल नहीं पूछ पाएगी। तो आपके काम का जो एक तरीके से कह सकते हो, विपक्ष एक ताकत होती है, चाहे वो विपक्ष में कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, तो वो ताकत होती है जनता की, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बोलती है। और ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी लोकतांत्रिक समाज में, लोकतांत्रिक देश में, कि सरकार के खिलाफ जो है कुछ लोग रहें ताकि सवाल पूछे जाएं। और जो सवाल पूछे जाएं अगर वो सवाल सही है तो उनको कोशिश की जाए कि लागू किया जाए, ताकि देश की जो अर्थव्यवस्था है या फिर देश की जो समस्याएं हैं उनको हल किया जाए। लेकिन इस बार जो है फ़िलहाल में मानसून सत्र नहीं होने की वजह से ये सौभाग्य जो है विपक्ष को नहीं मिलेगा। सरकार ने कारण ये बताया है कि कोविड-19 की वजह से उसने ये फ़ैसला लिया है। क्या होता है कि जो विपक्ष के नेता रहते हैं, विपक्ष में बैठे हुए जो सांसद हैं हमारे, वो क्या करते हैं कि जब उनको सवाल जो पूछने होते हैं तो वो विभिन्न अलग अलग जो मंत्रालय के अधिकारी हैं उनसे बात करते हैं। जो उनके क्वेश्चन रहते हैं किसी भी मंत्रालय से रिलेटेड तो उनसे पूछा जाता है। तो इससे जो अधिकारी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अधिकारी मंत्रियों के पास या फिर सांसदों के पास आते जाते रहते हैं। तो सरकार के हिसाब से ये जो काम होगा, यानी कि जो अधिकारी आएंगे, मंत्रियों के पास जाएंगे, नेताओं के पास जाएंगे और अपने जो जितना भी डेटा है उनको देंगे, तो इस दौरान मतलब आवाजाही काफ़ी बढ़ जाएगी। तो कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, इस वजह से उसने ये फैसला सुनाया है ताकि जो कर्मचारी हैं या फिर जो अधिकारी हैं वो नेताओं से ना मिल पाए, भीड़ भाड़ ना बढ़ाए। अब ये थोड़ा सा आश्चर्यचकित करने वाली बात है, क्योंकि सरकार नीट की परीक्षा करवाने के लिए तैयार है, इतने बड़े बड़े जेईई की परीक्षा करवाने के तैयार है, लेकिन अधिकारियों को किसी नेता के पास भेजने की तैयार नहीं है क्योंकि कोविड चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर मुद्दा है। जब लाखों बच्चे पेपर देना जाते हैं, दे सकते हैं, तो अगर कोई अधिकारी किसी नेता के पास जाके कोई जानकारी साझा कर देता है तो इसमें उतना बड़ा दिक्कत की बात तो नहीं है। लेकिन सरकार ने रीज़न यही बताया और इसी वजह से जो है इस बार प्रश्नकाल ख़त्म कर दिया गया है मानसून सत्र से।
तो ये थी हमारी मानसून सत्र की बात। और याद रखिएगा, इतिहास में ऐसी अभी तक भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि मानसून सत्र में जो है प्रश्नकाल को ही समाप्त कर दिया गया हो, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसके बाद आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण। तो जो निजीकरण जो शब्द है, जब भी हम इस चीज़ को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में पहले यही चीज़ आती है कि सरकार जो है, जो गवर्नमेंट सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनको बेच रही है। और काफ़ी हद तक ये चीज़ें सही भी हैं, लेकिन यहाँ पर दो टर्म हैं जो अलग अलग हैं। एक होता है निजीकरण और दूसरा होता है विनिवेश। तो निजीकरण को प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में, और जो आपका विनिवेश होता है उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाता है। तो ये दो अलग अलग टर्म है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की, तो अगर सरकार किसी भी कंपनी में अपनी कुल हिस्सेदारी का 51% से अधिक बेच देती है तो फिर वो प्राइवेटाइजेशन होता है, यानी कि वो निजीकरण होता है। और अगर सरकार अपनी 51% से अधिक की हिस्सेदारी बेच देती है तो इस कंडीशन में उस कंपनी में, जो सरकार ने 51% से ज़्यादा हिस्सेदारी बेची है जिस कंपनी की, उस कंपनी में सरकार का जो मालिकाना हक होता है वो निजी हाथों में चला जाता है, यानी कि सरकार अपना मालिकाना हक खो देती है उस कंपनी से। दूसरी जो हमारी बात आती है विनिवेश की, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट की, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि सरकार क्या करती है, सरकार के पास उस कंपनी का मालिकाना हक होता है, लेकिन वो क्या करती है कि उसी कंपनी में से कुछ शेयर जो है या कुछ हिस्सेदारी किसी निजी कंपनी को बेच देती है, जैसे 15%, 16%, 18-20%। ठीक है, तो सरकार का स्वामित्व तो रहता है उस कंपनी में, लेकिन वो जो है प्राइवेट कंपनियों से निवेश ले सकती है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हो। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो उसने भी जो है इस तरीके का जो विनिवेश है या फिर जो प्राइवेटाइजेशन है काफ़ी हद तक कई चीज़ों में उसने भी लागू किया था। लेकिन अभी अगर हम आज की डेट में देखें तो ये थोड़ा सा ज़्यादा होने लगा है, क्योंकि कई जो भारत की जो बड़ी कंपनियाँ हैं वो प्राइवेट होने के कगार पे पहुँच चुकी हैं। जैसे कि अगर हम बात करें भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की, तो सरकार ने इस कंपनी को बेचने के लिए 30 सितंबर तक के लिए बोली लगाने की समय सीमा तय कर रखी है। सरकार इसमें अपनी 52.98% की हिस्सेदारी बेचेगी। इसका मतलब सीधे सीधे ये होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, कि अगर किसी कंपनी में 51% से ज़्यादा हिस्सेदारी सरकार बेच देती है तो इसका मतलब सीधे सीधे वो कंपनी जो है निजी हाथों में चली जाएगी। तो जो भी बोली लगाएगा और जीत जाएगा उसको जो है ये कंपनी का मालिकाना हक मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कंपनी है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो ये निजी हाथों में चली जाएगी, ये गवर्नमेंट नहीं रहेगी, ये प्राइवेट हाथों में चली जाएगी। तो ये जो कंपनी है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, अभी देश भर में इसकी कुल 4 रिफाइनरी चलती हैं, जो कि एक मुंबई महाराष्ट्र में है, कोच्चि केरल में है, मध्य प्रदेश के बीना में है और असम के नुमालीगढ़ में है। तो ये 4 रिफाइनरी जो है देश भर में इसकी हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कंपनी है और ये निजी हाथों में चली जाएगी। तो ऐसे कई एग्जाम्पल हमारे सामने देखने को मिलते हैं और काफ़ी बार मैं करंट अफेयर में भी चर्चा कर चुका हूँ। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सरकार आखिर में निजीकरण क्यों करती है। तो बेसिकली सरकार का मेन जो उद्देश्य होता है, अगर मैं सरकार के संदर्भ में आपको बताऊं, सरकार की भाषा में आपको बताऊं, तो सरकार का ये मेनली ये उद्देश्य होता है कि उसको एक साथ पैसा चाहिए होता है। तो वो क्या करती है कि किसी भी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेच देती है और उसको एक साथ पैसा मिल जाता है और उस पैसे का उपयोग सरकार किसी अन्य परियोजना में करती है, किसी बड़े प्रोजेक्ट पे उसी पैसे का उपयोग करती है, क्योंकि एक साथ उसको पैसा मिल जाता है। तो मेन बस यही कारण है कि सरकार जो सरकारी कंपनियां हैं उनमें बहुत बड़ी तादाद पे अपनी हिस्सेदारी बेच देती है, सरकारी कंपनियों को बेच देती है। लेकिन इसके दूरगामी परिणाम होते हैं जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आज की इस वीडियो में मेरा यही मोटो है कि आपको समझाऊं कि आखिर में क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या इसके नुकसान हैं। कोई भी चीज़ के दो पक्ष होते हैं, एक फ़ायदे वाला एक नुकसान वाला, तो हम दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं, तो जो पहला पॉइंट है हमारा, जो पहला फ़ायदा है वो ये है कि किसी कंपनी का निजी हाथों में चले जाने का मतलब ये होता है कि सरकार का उस कंपनी के ऊपर से
जो मालिकाना हक है वो समाप्त हो जाएगा और इससे सीधे जो प्रभाव पड़ता है वो प्रबंधन में पड़ता है, यानी कि सरकार की दखलंदाजी अगर किसी कंपनी में से हट जाएगी तो जो कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनी है, वो अपने हिसाब से काम करेगी, उसका जो प्रबंधन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आपको पता होगा कि जो हमारे जो प्राइवेट सेक्टर की कई कंपनियां हैं वो बहुत उम्दा काम करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है गवर्नमेंट कंपनियों की तुलना में। तो यहाँ पर कह सकते हो आपकी प्रबंधन जो है वो काफ़ी हद तक हो जाएगा। याद रखिएगा मैं यहाँ पर लाभ की बात कर रहा हूँ, अभी हम लोग हानि भी देखेंगे क्या हानियाँ इससे हो सकती हैं। दूसरा जो हमारा लाभ है वो ये है कि प्राइवेट कंपनी जो है अपने जो शेयर हैं, अपनी जो हिस्सेदारी है वो कई छोटे छोटे कारोबारियों को बेच सकती है। तो इससे कंपनी के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा निवेश विनिवेश आ सकता है, बहुत सा इन्वेस्टमेंट जो है उसको मिल सकता है छोटे मोटे कारोबारियों से। तो ये एक बड़ा फ़ायदा हो जाता है किसी भी प्राइवेट कंपनी के अंदर। तीसरा जो लाभ है वो ये है कि कई ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर गवर्नमेंट का एक छत्र राज चलता है, अगर उनको प्राइवेट कर दिया जाए तो इससे क्या होता है कि जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा तक काफ़ी अच्छी एक तरीके से देखा जाए तो सुधर सकती है। जैसे कि अभी रेलवे की अगर हम बात करते हैं तो जब तक गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में रेलवे है तो वो अपने हिसाब से चलाएंगे, लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर में वो आ जाती है तो इससे कई फ़ायदे हो सकते हैं, जैसे कि साफ़ सफाई पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है, इसके अलावा सिक्योरिटी को लेकर अच्छा ध्यान दिया जा सकता है और भी कई चीज़ें हैं। अगर हम पेट्रोलियम और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में देखें तो काफ़ी हद तक आपको पता होगा कि बीएसएनएल सरकारी कंपनी है, लेकिन सरकार की वो कंपनी बहुत फिसड्डी साबित हुई है कहीं ना कहीं, उसका जो प्रबंधन है वो काफ़ी वीक है और जो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो अच्छा खासा मुनाफा कमा रही हैं और इसके बावजूद भी उनके जो पैक हैं वो काफ़ी सस्ते हैं। गवर्नमेंट जो पैक है, गवर्नमेंट जो आपका इंटरनेट या फिर कोई भी आप पैक बोलिए उसकी तुलना में काफ़ी सस्ता है, लेकिन उसके बाद भी वो प्रॉफिट में जाती है। तो ये कहीं ना कहीं प्रबंधन का जो है एक अच्छे प्रबंधन का कारण है कि उन कंपनियों को मुनाफा होता है, तो ये एक अच्छी बात है। तो ये 3 लाभ जो है बेसिकली किसी भी कंपनी का, किसी भी गवर्नमेंट कंपनी का प्राइवेट हो जाने के बाद ये 3 मुख्य लाभ हमें देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं हम हानियों की। जाहिर सी बात है कि लाभ की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हानियाँ हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो लाभ है वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप हानि देखोगे तो सबसे बड़ी जो हानि है वो ये है कि जो मूल्य है वो काफ़ी कम मूल्य में कई वस्तुएं लोगों को आसानी से मिल जाती हैं। जैसे हम किसी भी सेक्टर की बात करते हैं, रेलवे सेक्टर की अगर बात कर लेते हैं तो रेलवे अगर नुकसान में भी है तो वो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रेट किसी चीज़ का बढ़ा देगा, किराया आपका बहुत ज़्यादा हाई कर देगा। तो वो एक जगह का पैसा दूसरी जगह फिक्स जो है गवर्नमेंट कर देती है, सरकार आप लोगों को सब्सिडी के माध्यम से कम दाम में चीज़ें उपलब्ध करवाती हैं। लेकिन अगर वही चीज़ प्राइवेट हाथों में चली जाएगी तो कोई भी कंपनी अपना नुकसान करके आपको लाभ नहीं देगी। तो ये सबसे बड़ा नुकसान जो है निजीकरण का होने वाला है कि आपको जो सस्ती चीज़ें हैं, जो सस्ती चीज़ें आपको मुहैया करवाती है गवर्नमेंट, वो शायद आने वाले टाइम में ना हो अगर कोई कंपनी निजी कंपनी बन जाती है। तो दूसरा जो मेन जो आपका नुकसान है वो ये है कि आपको पता होगा कि किसी भी फैक्ट्री में, जो कि गवर्नमेंट फैक्ट्री होती है, वहाँ पर अपनी एक अलग सी यूनियन होती है। तो अगर मज़दूरों के ख़िलाफ़ या फिर जो कर्मचारी हैं उनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला लिया जाता है तो सभी मज़दूर और कर्मचारी एकजुट होकर सरकार के फ़ैसले का विरोध करते हैं, यानी कि यूनियन जो है इकट्ठा हो जाती है और सरकार के फ़ैसले को जो है पलटने की कोशिश करती है, अपने पक्ष में लाने की कोशिश करती है। तो ये काफ़ी हद तक अच्छा है क्योंकि जो कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं वो जागरूक रहते हैं अपने हक के लिए। लेकिन अगर कोई चीज़ निजी हो जाती है तो इसमें जो है आपका यूनियनबाजी को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचेगा। यूनियनबाजी हो सकता है समाप्त भी हो जाए क्योंकि यहाँ पर लगातार प्रबंधन बदलता रहेगा। तो जो लोग काम करने वाले हैं उनको हमेशा ये चीज़ सताती रहेगी कि उनकी जो नौकरी है वो अस्थायी है और उनको कभी भी हटाया जा सकता है, कोई ना कोई उनके ऊपर एलिगेशन लगा के या फिर कोई भी कारण उनको बता के हटाया जा सकता है। तो उनकी नौकरी जो है एक तरीके से कह सकते हो कि राम भरोसे रहेगी। तो ये सबसे बड़ी हानि जो है निजी कंपनी में हो सकती है। तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि किसी भी कंपनी की संपत्ति का इस्तेमाल सरकार जन सामान्य के लिए नहीं कर सकती। अभी क्या होता है कि अगर कोई भी बड़ी कंपनी है, उसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तो सरकार अगर चाहे तो जन सामान्य के लिए उसके प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकती है। हो सकता है वहाँ पर कोई स्कूल बनवा दे, कोई कॉलेज बनवा दे। अगर किसी की कंपनी के पास, बहुत सरकारी कंपनी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है
तो उसका उपयोग जो है स्कूल या कॉलेज बनाने में या फिर मतलब और भी कई चीज़ें बनाने में या फिर स्थापित करने में किया जा सकता है, क्योंकि वो सरकार का है और सरकार जन सामान्य के लिए उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन जब निजी हाथों में चला जाएगा तो किसी भी निजी कर्मचारी या किसी भी निजी कंपनी के धन का इस्तेमाल जन सामान्य के लिए नहीं हो पाएगा। तो ये सबसे बड़ा नुकसान जो है देखने को मिलेगा निजीकरण का। चौथा जो हमारा सबसे बड़ा हानि है वो ये है कि किसी भी सेक्टर का जो है एकाधिकार हो जाएगा निजी कंपनियों के ऊपर। मतलब अगर सरकार थोड़ी देर के लिए पेट्रोलियम कंपनी बेच दे रही है तो इसका मतलब ये है कि पेट्रोलियम वाले क्षेत्र में किसी एक कंपनी का एकाधिकार हो सकता है। जो भी कंपनी पेट्रोलियम कंपनी को, जो सरकारी पेट्रोलियम कंपनी है उसको अगर ख़रीदती है तो उसका एक छत्र राज जो है उस कंपनी के ऊपर रहेगा। तो ये एक तरीके से कह सकते हो कि एक आदमी जो है पूरी कंपनी को देख चलाएगा और वो कंपनी पूरे देश में चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि वो एकाधिकार हो गया कंपनी पर, एक व्यक्ति का अधिकार है और वो अपने मनमाफिक फ़ैसले लेगा, जिसके कि काफ़ी गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। पांचवा जो सबसे बड़ी हानि है हमारे निजीकरण की वो ये है कि जब सरकार अपनी किसी गवर्नमेंट कंपनी को किसी निजी हाथों में देती है तो वो निजी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करती है। जब वो मुनाफा कमाने की कोशिश करेगी तो वो कंपनी कोशिश करेगी कि उसके यहाँ पर उसकी कंपनी में बहुत सा निवेश हो। तो वो क्या करेगी कि बाहर के जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं उनको भी बुलाएगी। एक तरीके से कह सकते हो कि अपनी कंपनी का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश करेगी। वो बाहर अपने सामान की बिक्री करेगी, बाहर की कंपनियों को इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाएगी। तो एक तरीके से जो हमारी राष्ट्रीय कंपनी रहेगी वो एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी बन जाएगी। हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो प्राइवेट कंपनी है जिसने आज खरीद रखी है वो किसी विदेशी को बेच देगा वही कंपनी, ठीक है। क्योंकि कहीं भी कोई भी यूनिफॉर्म होता है वो धीरे धीरे ही होता है। अगर सरकार ने आपकी उंगली पकड़ी है तो वो टाइम दूर नहीं है कि जब सरकार आपका गला पकड़ना शुरू कर दे। तो इस वीडियो में आपने जाना कि सरकार किस तरीके से विनिवेश या निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, क्या इसके फ़ायदे होंगे, क्या इसके नुकसान होंगे। ये सभी चीज़ें मैंने आपके सामने डिस्कस की हैं और क्यों जो है सरकार निजीकरण करती है ये भी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा कंक्लूज़न है कि सरकार, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं सरकार की जो कंपनियां हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड है। एक तो कृषि है उसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो सरकारी जो कंपनियां हैं, भारत में बहुत से लोग, इवन हर व्यक्ति चाहता है कि उसको सरकारी नौकरी मिले। और सरकारी कंपनियों पे या फिर जो सरकारी विनिर्माण क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, जो सेवा क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, रेलवे है, तो उसमें आम आदमी जो है अपना हक समझता है। रेलवे को हम अपना ही समझते हैं, लेकिन अगर वो निजी हाथों में चला जाएगा तो ये हक कहीं ना कहीं हम खो देंगे। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और अगर वो प्राइवेट हाथों में चली जाती है तो काफ़ी लोगों को इससे दिक्कतें होने वाली है। लोगों के सामने रोज़गार संकट हो जाएगा। जो सरकारी नौकरी वाला जो सिस्टम है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा। किसी एक जगह पर एक का व्यक्ति के हाथ में पावर आ जाएगी। एक तरीके से कह सकते हैं कि उद्योगपतियों के हाथ से जो है पूरा देश चलेगा। तो ये काफ़ी एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हमारे साथ हो सकता है। और यहाँ पर मैंने कुछ लाभ आपको बताए हैं, लेकिन उन लाभों के पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो है नुकसान देखने को मिलेगा। सरकार किसी निजी व्यक्ति को पूरा देश चलाने नहीं दे सकती है और जिस तरीके से सरकार की रफ्तार है बेचने की, तो आने वाले टाइम में लग रहा है कि सरकार जो मैक्सिमम कंपनियां हैं वो बेचने की पूरे मूड में हैं। और इवन ऐसी कंपनियां जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है गवर्नमेंट को दे रही है। तो ये पूरे हमारी वीडियो का निष्कर्ष था। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में, और अगर आपको लगता है कि निजीकरण अच्छा है तो मुझे बताइए कि क्यों अच्छा है, और अगर आपको लगता है कि ख़राब है तो क्यों ख़राब है ये भी आप मुझे बता सकते हैं। मैंने आपको निष्कर्ष में जो चीज़ें बताई हैं वो मेरे अपने व्यूज़ हैं, तो आप भी अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।